साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन विद रोजगार शाला में। साथियों आपको पता है आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस के लिए मैं जीएस एंड जीके के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आता हूं जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है साथियों। और इन प्रश्नों से संबंधित मैं आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बताता हूं साथियों। तो जुड़ जाइए वीडियो से और बड़े ध्यान से प्रश्नों को देखना है साथियों। यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगार शाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं साथियों वीडियो को। पहला प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है साथियों। बताना है इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला है मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल से बड़ा निकाय है। दूसरा है मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से बड़ा निकाय है। और तीसरा है किचन कैबिनेट को ही आंतरिक कैबिनेट कहते हैं। और चौथा है मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करती है साथियों। इसका सही उत्तर बताइए साथियों। अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूं साथियों तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि विकल्प बी इसका सही उत्तर है। यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है वो मंत्रिपरिषद से बड़ा निकाय नहीं है साथियों। अब बात करते हैं साथियों मंत्रिमंडल की और मंत्रिपरिषद की। बड़े ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। विकल्प बी सही उत्तर है। देखिए ध्यान से देखिए, मैंने बात की आपसे, यानी कि एक होता है आपका मंत्रिपरिषद साथियों। क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद होता है और एक होता है आपका मंत्रिमंडल। कहने का मतलब है जो मंत्रिपरिषद होता है साथियों, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो क्या होता है, वो बड़ा होता है। और जो मंत्रिमंडल होता है वो साथियों वो क्या होता है, वो होता है छोटा। ये मंत्रिपरिषद है साथियों, ये मंत्रिमंडल है। यानी कि मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद, अगर मंत्रिमंडल की बात करूं तो ये छोटा होता है और मंत्रिपरिषद क्या होता है, बड़ा होता है। अब जो साथियों मंत्रिपरिषद होता है इसमें 60 से 70 क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। और जो मंत्रिमंडल होता है इसमें 15 से 20 क्या होते हैं, मंत्री होते हैं या फिर सदस्य कह सकते हैं। और इसमें कितने होते हैं, 60 से 70। अगर यही बात करता हूँ साथियों इनमें ताकतवर कौन होता है, जैसे कि मंत्रिपरिषद बड़ा है और मंत्रिमंडल छोटा है, लेकिन अगर इनमें ताकत की बात करें कि कौन मजबूत होता है तो इसमें जो मंत्रिमंडल होता है साथियों ये क्या होता है, ताकत में क्या होता है, मजबूत होता है। मंत्रिमंडल ताकत में मजबूत होता है। तो प्रश्न क्या कह रहा था कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से बड़ा निकाय है, बड़ा नहीं है साथियों। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद से छोटा निकाय होता है। अब साथियों यहाँ कुछ मैं महत्वपूर्ण बात पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे बताइए कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं। जो मंत्री होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, इसको बताना है आपको। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं मुझे बताइए, कितने प्रकार के होते हैं। अगर साथियों मैं मंत्रियों की बात करता हूँ तो मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है इनमें कौन सा, कैबिनेट मंत्री। क्या, एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं। और दूसरा होता है साथियों इसमें क्या, राज्य मंत्री। क्या राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। और तीसरा होता है साथियों इसमें क्या, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तीसरा होता है इसमें। और चौथे होता है साथियों इसमें क्या, उपमंत्री। यानी कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, मंत्री होते हैं साथियों 4 प्रकार के। एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। आपको हमेशा याद रखना है, प्रश्न पूछता है कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखना है साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही उत्तर बताइए मुझे। अधिकतर स्टूडेंट इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं बता पाते। अब मुझे बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा कि राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य होता है, लोकसभा का, राज्यसभा का, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। अगर साथियों इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा साथियों। यानी कि इनमें से किसी भी सदन का सदस्य राष्ट्रपति नहीं होता है। अब आप कहेंगे सर वो राष्ट्रपति कैसे बन जाता है। साथियों वो सदस्य नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ऐसे ही राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सदस्य हो।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए या फिर लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि उसको लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके पास हो और राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके पास हो। इसलिए राष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं होता है, वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है साथियों। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या साथियों अगली है, यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना है। यानी कि प्रश्न कह रहा है साथियों कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है साथियों। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है और कन्फ्यूजिंग प्रश्न है साथियों। इसका सही उत्तर मुझको बताइए आप कि लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का अगर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सही उत्तर विकल्प ए है साथियों, यानी कि 550 लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर इज। अब कैसे कैसे होती है साथियों, इसमें क्या होता है, जो स्टेट से होते हैं इसमें, यानी कि राज्य से कितने सदस्य होते हैं। अगर राज्य से बात करें तो साथियों 530 सदस्य होते हैं। कितने, 550 में से 530 सदस्य राज्य से होते हैं, यानी कि स्टेट से होते हैं। और यूटी से कितने होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से कितने होते हैं साथियों, यूटी से होते हैं साथियों कितने, 20 सदस्य। अब पूछेगा कि राज्यों से कितने होते हैं, 530 सदस्य, और केंद्र शासित प्रदेश से यानी कि यूटी से 20 सदस्य होते हैं साथियों। अब इसमें एक विकल्प आपको दिख रहा है 552 साथियों। हाँ, पहले लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती थी, 552 ही होती थी। उनमें क्या था साथियों, जो 2 सदस्य थे वो एंग्लो इंडियंस को राष्ट्रपति लोकसभा में नियुक्त करते थे, लेकिन 2019 से एंग्लो इंडियंस को नियुक्त करने की जो प्रक्रिया है उसको समाप्त कर दिया गया है। इसलिए अब वर्तमान में 550 लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या होती है। देखते हैं साथियों अगला। अब साथियों इसमें मैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपके लिए बताता हूँ। अब आपको पता है कि वर्तमान में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, तो मुझे बताइए कि किस राज्य में लोकसभा की कितनी कितनी सीटें हैं और सबसे अधिक सीटें किस राज्य में हैं। अगर साथियों बात करता हूँ मैं कुछ महत्वपूर्ण राज्यों की जहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है वर्तमान में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव चल ही रहे हैं आप जानते हैं। अगर बात करूँ साथियों में उत्तर प्रदेश की यानी कि यूपी की बात करूँ तो यूपी के अंदर लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, कितनी सीट होती है लोकसभा के अंदर, सीटों की संख्या कितनी है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो कितनी होती है हमेशा याद रखेंगे, 80 सीट हैं। उत्तर प्रदेश से कितनी सीट हैं, 80 सीट। महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरे नंबर पर आता है साथियों क्या, यानी कि महाराष्ट्र। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो महाराष्ट्र राज्य से लोकसभा के अंदर कितनी सीट हैं, तो हमेशा याद रखेंगे सीटों की संख्या कितनी है, 48 सीट है महाराष्ट्र से कितनी है, 48। वहीं बात करूं साथियों बिहार, अगर मैं बिहार की बात करता हूं तो बिहार राज्य से लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, तो हमेशा याद रखेंगे बिहार राज्य से लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, ये आपकी 40 सीटें हैं। प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि वर्तमान में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं साथियों। वहीं एक राज्य आता है तमिलनाडु, यहाँ तक आप याद कर लीजिए, यानी कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु। अगर मैं तमिलनाडु की बात करता हूँ साथियों तो तमिलनाडु के अंदर कितनी सीटें हैं लोकसभा में, 39 सीटें, 39 सीट हैं। और साथ ही यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें लोकसभा, ऐसा कौन सा यूटी है जिसमें लोकसभा के अंदर मैक्सिमम सीट हैं साथियों, यानी अधिकतम सीट हैं। तो हमेशा याद रखेंगे दिल्ली के अंदर, यानी कि दिल्ली के अंदर लोकसभा के में सबसे अधिक, दिल्ली से लोकसभा में सबसे अधिक सीटें साथियों, कितनी सीटें, 7 सीटें। याद रखने लायक बात है, कितनी सीटें, 7 साथियों। मैंने लोकसभा के जो सदस्य संख्या होती है, जो सीट होती है राज्यों से, जो मेन महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो राज्य बता दिए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर साथियों अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव किस प्रणाली से होता है। साथियों बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न, करंट के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यहाँ से सवाल पूछने को किसी भी एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि वर्तमान में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो किस प्रणाली से होता है, प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है। कहने का मतलब क्या है, जो प्रादेशिक यानी कि जनता स्वयं इस प्रणाली में वोट करती है, अपने प्रत्याशी को चुनने के लिए खुद क्या करती है, वोट करती है। अब इसका पूरा डिटेल मैं आपके लिए बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखना है।
जैसे कि मैंने कहा साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा। अब चीज़ों को समझना है आपको, यानी कि मैंने कहा जिस चुनाव में जनता स्वयं जिस चुनाव में जनता स्वयं वोट करती है उसे क्या कहते हैं। जिस चुनाव में जनता स्वयं वोट करती है, किस में करती है, लोकसभा के चुनाव में जनता स्वयं वोट करती है, और आपने की होगी साथियों, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। उस प्रक्रिया को कहते हैं साथियों फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी कि पास्ट द पोस्ट सिस्टम बड़ा महत्वपूर्ण है। जिस चुनाव में जनता स्वयं वोट करती है उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब आप मुझे ये बताइए, जो लोकसभा होता है वो कैसा सदन है, उच्च सदन है कि निम्न सदन है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो हमेशा याद रखेंगे, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और इसको और क्या कहते हैं, निचला सदन भी कहते हैं, इसको निचला सदन भी कहते हैं। और इसको साथियों क्या कहते हैं, स्थायी सदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थायी नहीं साथियों, इसको कहते हैं हम निम्न सदन कहते हैं, निचला सदन कहते हैं, और लोअर हाउस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, लोअर हाउस कहते हैं। अब वहीं बात करूं साथियों मैं राज्यसभा की। अगर मैं राज्यसभा की बात करता हूं, यहीं राज्यसभा कैसा सदन है साथियों, उच्च सदन है। क्या सदन है, ये उच्च सदन होता है, और ये अपर हाउस होता है साथियों, और एक स्थायी सदन होता है। क्या होता है, ये स्थायी सदन होता है। और जो लोकसभा होता है वो कैसा सदन होता है, अस्थायी होता है। यानी कि 5 वर्ष के बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं, लेकिन राज्यसभा के चुनाव 5 वर्ष के बाद नहीं होते हैं। इस सारी प्रक्रिया को मैं पिछले वाले प्रश्नों में आपको बता चुका हूँ। आप पिछली वाली वीडियो को देख लीजिए, वहाँ आपको राज्यसभा के बारे में सारी डिटेल मिल जाएगी साथियों। अब बात करते हैं साथियों संसद की। अब मुझे ये बताइए कि संसद है भारत के अंदर, क्या है, एक संसद है। क्या है, संसद है भारत के अंदर। साथियों ध्यान से देखना है चीज़ों को। क्या है साथियों, संसद। अगर मैं संसद की बात करता हूँ तो मुझे ये बताइए कि भारत की एक संसद होगी, यह है बात किस अनुच्छेद में कही गई है, मुझे बताइए। तो हमेशा याद रखेंगे साथियों, जो आर्टिकल 79 होता है वो भारत के लिए एक संसद की व्यवस्था करता है। अब मुझे ये बताइए कि संसद के अंग कितने होते हैं। संसद के अगर मैं साथियों अंगों की बात करता हूँ, तो मुझे बताइए कि संसद के अंग कितने होते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे साथियों, यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बता रहा हूँ। जो संसद होती है उसके अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, एक होता है साथियों क्या, लोकसभा, इसका एक अंग होती है, और एक होता है इसका राज्यसभा, इसका एक अंग होती है, और तीसरा होता है साथियों क्या, राष्ट्रपति क्या होता है, इसका एक अंग होता है। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति क्या होते हैं, संसद के अंग होते हैं। वहीं बात करें लोकसभा की, तो मुझे बताइए कि लोकसभा को किस आर्टिकल में रखा गया है। तो हमेशा याद रखेंगे आर्टिकल कौन सा, 81। आर्टिकल 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। वहीं बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा के बारे में आर्टिकल 80 में बताया गया है कि किसमें, आर्टिकल 80 में बताया गया है। अब वहीं आपसे एक प्रश्न पूछता है साथियों, ये तो संसद किस अनुच्छेद में रखी गई है, 79 में रखी गई है। और संसद के अंग कितने होते हैं, 3 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा को आर्टिकल 81 में रखा गया है, राज्यसभा को आर्टिकल 80 में रखा गया है साथियों। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछता है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेगा कि जो संसद होती है, संसद के सदन कितने होते हैं, संसद के सदन कितने होते हैं, मुझे ये बताइए। अगर मैं संसद के सदनों की बात करता हूँ तो साथियों 2 सदन होते हैं। कौन कौन से, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। और अंग कितने होते हैं संसद के, अंग 3 होते हैं, और सदन कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब साथियों मुझे ये बताइए कि जो लोकसभा है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए। यानी कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आयु न्यूनतम होनी चाहिए, सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आयु। तो आयु कितनी होनी चाहिए साथियों, आयु यानी कि उम्र की बात करें, एज की बात करें तो कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 25 वर्ष होनी चाहिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए। अब बात करता हूं साथियों, जो लोकसभा का समय कितना होता है, तो लोकसभा के समय की बात करें, कार्यकाल की बात करें तो ये कितना होता है, 5 वर्ष होता है। हर 5 वर्ष के बाद लोकसभा के क्या होते हैं, चुनाव होते हैं।
अब साथियों यहाँ से और लोकसभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। अब मुझे ये बताइए कि पहले फर्स्ट यानी कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? इस प्रश्न को कई बार पूछा जा गया है साथियों। अगर इसकी बात करता हूँ तो ये कौन थे साथियों? ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या? गणेश वासुदेव मावलंकर। वासुदेव क्या? मावलंकर। ये कौन थे? पहले लोकसभा के अध्यक्ष मावलंकर साथियों। क्या? मावलंकर। कई बार इस प्रश्न को पूछा गया है साथियों, रट लीजिए। एक प्रश्न और पूछता है साथियों, पहले लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष कौन थे इसके बारे में भी पूछता है, तो हमेशा याद रखेंगे पहले उपाध्यक्ष थे कौन? एम अनंत शयनम आयंगर साथियों। क्या? एम अनंत आयंगर। तो क्या पूछेगा कि भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे और दूसरे और उपाध्यक्ष कौन थे? पहले एम अनंत शयनम आयंगर थे। अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न और पूछता है साथियों कि पहली लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? भारत की पहली यानी कि फर्स्ट फीमेल लोकसभा अध्यक्ष साथियों। फीमेल लोकसभा की अध्यक्ष कौन थी? तो मुझे बताइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न और पूछा जा सकता है साथियों। कौन थी ये? मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार। ये कुमार की वजह से इसको मेल मत समझना, ये फीमेल थी मीरा कुमार। भारत की पहली लोकसभा की अध्यक्षा कौन थी? अध्यक्षा कौन थी साथियों? मीरा कुमार थी। वहीं एक प्रश्न आपसे ये पूछेगा कि सबसे लंबे समय तक सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हीं को बता रहा हूँ साथियों। सबसे लंबे समय तक लोकसभा के अध्यक्ष कौन रहे? कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। तो ये कौन थे साथियों? ये थे बलराम जाखड़। कौन? बलराम जाखड़। बलराम कौन थे? जाखड़ थे, बलराम जाखड़। और ये कब से कब तक रहे थे साथियों? 1980 से 85 और 1985 से 89। ये दो बार रहे थे, 1980 से 85 तक और 1985 से 89 तक साथियों। अब साथियों देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। साथियों मैंने बहुत सारी डिटेल आपको इस प्रश्न के द्वारा बताई है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ साथियों, तो अगला प्रश्न कहता है, बड़े ध्यान से प्रश्न को देखना साथियों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल ज्वाइन विद रोजगारशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों। प्रश्न का क्या कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति दोनों सदन का सदस्य बन जाता है तो उसे कितने दिन के अंदर सूचना देनी पड़ती है साथियों? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसका मुझे सही उत्तर बताइए आप। अब अधिकतम स्टूडेंट क्या करेंगे साथियों, इस प्रश्न का उत्तर मुझे पता है आपने क्या दिया होगा, मैं समझ चुका हूँ, लेकिन जो आपने उत्तर दिया है इसका वो बिल्कुल गलत है। जब कोई व्यक्ति दोनों सदन का यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य बन जाता है तो उसको कितने दिन के अंदर सूचना देनी पड़ती है कि मैं दोनों सदनों का सदस्य बन चुका हूं और मुझको एक। अब बताइए इसके बारे में, इसका सही उत्तर क्या होगा, फिर मैं आपको बताता हूं। अगर मैं इसके सही उत्तर की बात करूं साथियों तो इसका सही उत्तर 10 दिन होगा। आप मुझे बताएं क्या सोच रहे थे, आप 14 दिन सोच रहे थे, वो उत्तर बिल्कुल गलत था। इसका सही उत्तर क्या होगा? 10 दिन होगा। अब साथियों मैं आपसे बताता हूँ उसके बारे में। जो अगर कोई व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य बन जाता है और वह 10 दिन के अंदर सूचना नहीं देता है तो उसकी जो राज्यसभा की सीट है वहाँ से उसको स्वतः हट जाएगा साथियों, उसको हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब है यदि वह दोनों सदनों का सदस्य बन जाता है और 10 दिन के अंदर सूचना नहीं देता है तो उसको राज्यसभा के पद से हटा दिया जाएगा। दूसरी बात, क्योंकि साथियों जो एक ही व्यक्ति दोनों सदनों का सदस्य नहीं रह सकता है, इसलिए। अब साथियों आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे ये बताइए। देखते हैं अगला प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है उसको बड़े ध्यान से देखना है। प्रश्न कह रहा है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है साथियों? इसका मुझे सही उत्तर बताइए। कौन सुमेलित नहीं है साथियों? इसमें यह है कि कौन सुमेलित नहीं होगा, कौन सुमेलित नहीं है, इसमें क्वेश्चन में मिस्टेक है, थोड़ी सी नहीं है। अब मुझे बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है सुमेल। तो इसके अगर सही उत्तर की बात करें साथियों तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। यानी कि विकल्प क्या हो जाएगा साथियों, मुझे बताइए इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये ई वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये साथियों ये केवल ये था पवन और देश,
ये है, इसमें ए वाला नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए ए बी सी और डी। तो इसमें जो डी वाला विकल्प है ना वो सही उत्तर है, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। अब साथियों ये पवन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी पवन किस देश में बहती है साथियों, प्रवाह होती है, किस पवन का प्रवाह किस देश में होता है। अब साथियों जो मिस्ट्रल पवन है, जो मिस्ट्रल नाम की पवन है, उसका प्रवाह ऑस्ट्रेलिया में नहीं होता है, उसका प्रवाह कहाँ होता है साथियों, फ्रांस में होता है। कहाँ पर होता है, फ्रांस में होता है मिस्ट्रल पवन का प्रवाह। और ऑस्ट्रेलिया में कौन सी पवन प्रवाह होती है साथियों, ब्रिक फील्डर, कौन सी, ब्रिक फील्डर नाम की एक पवन है, वो ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा साथियों। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण पवनों के बारे में आपको बता रहा हूँ साथियों, और जितनी भी पवन मैंने आपको बताऊंगा उससे बाहर एग्जाम के अंदर आपसे पवनों के बारे में सवाल नहीं पूछ सकता है, गारंटी देता हूँ। लेकिन जितना भी बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए। एक होती है साथियों चिनूक हवा, कौन सी होती है साथियों, चिनूक हवा होती है। देखते हैं, यानी कि डिटेल से देखते हैं इस प्रश्न की, जो हवाओं के बारे में कुछ जानकारी हम ग्रहण करते हैं। एक होती है साथियों चिनूक हवा, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जो चिनूक हवा है वो किस देश में प्रवाहित होती है, तो हमेशा याद रखेंगे चिनूक है वो कहाँ है, यूएसए साथियों, यूएसए में प्रवाहित होती है। और ये रॉकी पर्वत है एक यूएसए का, रॉकी पर्वत का जो पूर्वी ढाल है के पूर्वी ढाल पर क्या होती है, प्रवाहित होती है। दूसरी होती है साथियों एक फोन हवा, बहुत महत्वपूर्ण हवाएं ये। फोन पवन वो कहाँ होती है साथियों, वो आल्प्स पर्वत पर, कहाँ, आल्प्स पर्वत। और ये कहाँ है साथियों, ये आपकी जर्मनी में, कहाँ पर, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में साथियों, ऑस्ट्रेलिया में और स्विट्जरलैंड में, ये 3 जगह आल्प्स पर्वत स्थित है साथियों। और फोन हवा कहाँ प्रवाहित होती है, आल्प्स पर्वत पर प्रवाहित होती है। एक पूछता है साथियों बहुत महत्वपूर्ण, एक पूछता है, और साथियों जो फोन हवा होती है ना, ये अंगूर की खेती के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अगर अंगूर की खेती के समय ये फोन हवा प्रवाहित होती है तो वहाँ पर जो अंगूर की खेती होती है बहुत अच्छी होती है। एक होती है साथियों बोरा हवा, कई बार परीक्षा में पूछी गई है बोरा हवा है जो पवन है वो किस देश में प्रवाहित होती है साथियों, इटली में होती है। कहाँ पर, इटली में। इन सभी को याद कर लेना साथियों, तैयार कर लेना। एक होती है साथियों क्या, हरमट्टन हवा, कई बार पूछी गई है हरमट्टन हवा साथियों, हरमट्टन हवा ये कहाँ प्रवाहित होती है साथियों, ये स्पेन में। कहाँ पर, ये साथियों स्पेन में नहीं, ये आपकी सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है, सहारा मरुस्थल में प्रवाहित होती है, साथियों। आगे देखते हैं कुछ हवाएं और हैं। एक हवा होती है साथियों कौन सी, यानी कि लेवेंडर, कौन सी, एक लेवेंडर हवा होती है, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। लेवेंडर हवा ये कहाँ है साथियों, ये आपकी स्पेन में प्रवाहित होती है। कहाँ पर, स्पेन में, लेवेंडर हवा स्पेन में। और एक होती है साथियों खमसिन हवा, क्या, कमसिन नहीं, खमसिन हवा, ये कहाँ प्रवाहित होती है, खमसिन हवा साथियों प्रवाहित होती है कहाँ, आपकी मिस्र में। ये सभी की सभी जो हवाएं हैं साथियों, पवनें हैं, वो कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में पूछी गई है। एक है साथियों विली हवा, क्या, विली हवा, ये भी कई बार पूछी गई है विली हवा। अगर मैं विली हवा की बात करता हूँ तो ये ऑस्ट्रेलिया में है साथियों, कहाँ, ये ऑस्ट्रेलिया में है। एक पूछता है साथियों पापा योगा हवा, क्या, पापा योगा हवा, ये कई बार पूछी गई है साथियों। पापा योगा जो पवन है वो मैक्सिको में, यानी कि मैक्सिको में प्रवाहित होती है। कहने का मतलब है साथियों मैंने जो महत्वपूर्ण पवनें हैं जो अब तक पूछी गई हैं और अधिकतम जो पवनों से प्रश्न आता है तो इनसे ही प्रश्न आएगा, इनको ही आप तैयार कर लीजिए। लेवेंडर यानी कि मैंने बताया आपको चिनूक हवा यूएसए में प्रवाहित होती है। एक फोन हवा आल्प्स पर्वत में जो कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड में है। एक बोरा हवा इटली में साथियों। एक हरमट्टन हवा सहारा मरुस्थल में। एक लेवेंडर हवा स्पेन में। एक खमसिन हवा साथियों वो मिस्र में। एक विली हवा ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। और पापा योगा हवा ये मैक्सिको में है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं साथियों, इनको आप तैयार कर लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, 7वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। तो एक मैप से प्रश्न आया है साथियों, मैप से प्रश्न है, इसको अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं। अब इसका सही उत्तर बताइए मुझे कि निम्नांकित में से कौन स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है साथियों। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करता हूं
तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि फिनलैंड सम्मिलित नहीं है। अब साथियों इसको आप तैयार कर लीजिए। अब यहाँ से आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, उसको आप तैयार करना। जैसे कि एक प्रश्न पूछता है साथियों कि यूरोप में जो बाल्टिक देश हैं, बाल्टिक राज्य हैं, वो कौन कौन से हैं। तो पूछता है यूरोप में बाल्टिक राज्यों के बारे में, यूरोप में बाल्टिक राज्यों के बारे में पूछता है, बाल्टिक राज्य या देशों के बारे में पूछता है। तो हमेशा याद रखेंगे साथियों, इसमें कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 बाल्टिक राज्य होते हैं। इनमें नंबर 1 होता है क्या, एस्तोनिया। एक होता है इसमें एस्तोनिया, और इसका दूसरा नाम क्या है, तिलना। क्या साथियों, तिलना इसका दूसरा नाम है। एक होता है इसमें क्या, लिथुआनिया। लिथुआनिया साथियों, क्या, लिथुआनिया। और इसका दूसरा नाम क्या है, विलना। एक होता है इसमें साथियों तीसरा, उसका नाम है लातविया। क्या, लातविया। और इसका दूसरा नाम क्या है, रीगा साथियों, रीगा। ये कौन से राज्य हैं, ये बाल्टिक राज्य हैं। यूरोप में पूछता है कि मैप में एक बाल्टिक राज्यों का समूह होता है। एस्तोनिया, तिलना नाम है, लिथुआनिया ये विलना, और लातविया ये रीगा साथियों। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है साथियों कि नार्डिक देश कौन कौन से होते हैं। कौन से, नार्डिक देश पूछता है, नार्डिक। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा समूह नार्डिक देशों में आता है। नार्डिक देश कौन कौन से हैं, तो हमेशा याद रखेंगे। एक डेनमार्क, कौन सा, एक डेनमार्क, एक नार्वे साथियों, और एक होता है स्वीडन, और एक होता है साथियों आइसलैंड। अभी साथियों आपको पता होना चाहिए, एक न्यूज है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है आइसलैंड साथियों। एक न्यूज प्रेस इंडेक्स आई है, उसमें पूछा गया है कि सबसे पहले नंबर पर रैंक किसको मिली है। न्यूज प्रेस इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पर, सबसे अच्छी न्यूज़ों के बारे में कौन सा देश पहले नंबर पर है। तो इन नार्डिक देश में एक देश है नार्वे साथियों, ये इस बार पहले नंबर पर रहा है। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछता है इस बार, जो कि 2024 में आई है, न्यूज प्रेस इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है। तो हमेशा याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत का स्थान कौन सा है, 159वां स्थान है साथियों, और पहले नंबर पर कौन है, नार्वे पहले नंबर पर रहा है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न, अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ मैं आपको। सभी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हो सकती है, वो सभी बातें आपको यहीं इन प्रश्नों के माध्यम से मिल जाएंगी साथियों। आपको कहीं से भी थ्योरी क्लास करने की, अगर आप ध्यान से चीज़ों को देख रहे होंगे तो कोई आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आपको एक काम करना होगा, लगातार जुड़े रहना होगा, और लगातार जुड़ने के साथ साथ अगर आप मुझको सपोर्ट करेंगे और आप अधिक से अधिक चीज़ों को फैलाएंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अब देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या है कि भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है। इस प्रश्न का मुझे सही उत्तर बताइए। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यानी कि भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है, तो गुजरात राज्य भारत का कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य है। अब बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की संख्या सीरीज चल रही है, इससे जुड़ जाइए और अपनी जीएस एंड जीके को मजबूत कीजिए और अपनी परीक्षा में सभी प्रश्नों को जीके एंड जीएस को हल कीजिए। अगर आप साथियों चाहते हैं इसी प्रकार यूपी पुलिस की परीक्षा के लिए मैं हिंदी के प्रश्नों की सीरीज भी और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए, मैं उसको देखूंगा। जितने भी अगर आप चाहते हैं तो मैं हिंदी को भी इसी प्रकार तैयार करा दूंगा। आपका एक भी प्रश्न हिंदी का आपकी परीक्षा में गलत नहीं होगा, चाहे वो हिंदी व्याकरण का हो, चाहे वो हिंदी शब्दावली का हो, चाहे वो हिंदी साहित्य का हो साथियों। और जीएस एंड जीके तो आपकी चल ही रही है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर कोई डेल्टा नहीं बनाती। अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और इस प्रश्न के माध्यम से मैं आपको कई चीज़ें कवर कराने वाला हूँ। तो इसका मुझे सही उत्तर बताइए आप, यानी कि कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। साथियों अगर मैं इस प्रश्न का जो उत्तर की बात करता हूँ तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका ताप्ती। कौन सी नदी, ताप्ती नदी। साथियों मुझे ये बताइए, क्या मैंने जो अभी प्रश्न कराया है आपका एक कौन सा, जो आपका 7वां प्रश्न था, यानी कि मैंने इसका सही उत्तर नहीं बताया था 7वें प्रश्न का, यानी कि आपके निम्नलिखित में से कौन सा देश, ये वाला। तो इसका साथियों सही उत्तर आप ध्यान रखना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प बी हो जाएगा, फिनलैंड। ठीक है, यानी कि फिनलैंड इसका सही उत्तर है। देखते हैं अभी कौन सा था,
यानी कि 9वां प्रश्न चल रहा था, ये मैंने करा दिया है अभी आपको। एक 9वां प्रश्न था, यानी कि ये वाला, कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि ताप्ती नदी अपने मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। अगर डेल्टा नहीं बनाती है तो क्या बनाती है साथियों, इसमें एक नदी को और जोड़ लीजिए आप, एक नर्मदा नदी। ये डेल्टा ना बना करके क्या बनाती हैं साथियों, ये एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं, एस्चुरी। एक एस्चुरी होती है नदियों की प्रणाली, एस्चुरी बनाती है। मैं अभी बताऊंगा क्या होती है, एस्चुरी बनाती है साथियों। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, यानी कि कौन सी नदी डेल्टा बनाती हैं और कौन सी नदी एस्चुरी बनाती हैं, तो हमेशा याद रखेंगे। तो जो ताप्ती नदी है वो डेल्टा ना बना करके क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। अब देखिए मैं बताता हूँ कि डेल्टा किसे कहते हैं और एस्चुरी किसको कहते हैं। देखिए बड़े ध्यान से देखना, समझाऊंगा आपको, चीज़ें यहीं क्लियर कर दूंगा। अगर मैं बात करूँ साथियों डेल्टा की, किसकी बात करता हूँ, डेल्टा की बात करता हूँ मैं, कि डेल्टा कौन सी नदी बनाती है और डेल्टा क्या होता है। जैसे कि मानो साथियों कोई जल प्रवाह हो रहा है, लंबा जल प्रवाह है, और ये बहुत ही ज़्यादा लंबा जल प्रवाह हो रहा है लगातार, यानी जैसे कि बहुत सारी नदियाँ इस जल प्रवाह को में प्रभावित हो रही हैं। ये सबसे बड़ा जल प्रवाह है। बहती हुई साथियों, बहती हुई और फिर अंत में कई धाराओं में बट जाती हैं, यानी कि बहती हुई अंत में कई धाराओं में बट जाती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, और एक डेल्टा का रूप बना लेती हैं। जैसे कि अब डेल्टा का रूप कैसे बना रही है मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि कोई नदी प्रवाहित हो रही है, ऐसे हो रही है नदी एक, यानी कि मिल्की नदी प्रवाहित हो रही है और अंत में आकर के कई धाराओं में बट गई, तो क्या मुझे बताइए डेल्टा का रूप नहीं लिया उन्होंने, एक डेल्टा टाइप में बन रहा है ना। तो इसी को क्या कहते हैं साथियों, जब एक बड़ा जल प्रवाह अंत में आकर के कई धाराओं में बढ़ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, आई होगी साथियों। अब जो डेल्टा बनाती हैं, यही बात समझ में। यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा, प्रश्न पूछेगा कि सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है, सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, सबसे बड़ा डेल्टा किस नदी का है, कौन सी नदियों का है। सबसे बड़ा डेल्टा की बात करें तो साथियों ये 2 नदियों का है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, गंगा प्लस कौन सी, ब्रह्मपुत्र नदियों का क्या है, सबसे बड़ा डेल्टा है। अब क्या है साथियों, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ कौन से डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो ये निर्माण करती हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण, सुंदरवन डेल्टा। किसका, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ करती हैं, ब्रह्मपुत्र नदियाँ करती हैं साथियों ये सुंदरवन डेल्टा का। अब आपको एक पता होना चाहिए कि जो ब्रह्मपुत्र सुंदरवन डेल्टा है वो किस राज्य में है, वो पश्चिम बंगाल में है, यानी कि वेस्ट बंगाल में क्या है, सुंदरवन डेल्टा है। और इस सुंदरवन डेल्टा में ही साथियों, इस सुंदरवन डेल्टा में ही क्या मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरवन डेल्टा में ही पाए जाते हैं। अब साथियों देखिए, जो अब इसमें मैंने बताया आपको कि डेल्टा किसे कहते हैं, जब एक बड़ा जल प्रवाह बहता जाता है और अंत में आकर के कई धाराओं में प्रवाहित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम डेल्टा कहते हैं। और सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा होता है, किन नदियों का होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा, सुंदरवन डेल्टा। शायद विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही है साथियों। और जो सुंदरवन डेल्टा है वो कहाँ पर है, वो पश्चिम बंगाल में है। इस सुंदरवन डेल्टा में ही ये कहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अब बात करता हूँ साथियों, ये तो सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा डेल्टा हो गया। एक प्रश्न पूछेगा आपसे कि पहला तो सबको पता होता है, लेकिन बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा, यानी कि दूसरा बड़ा डेल्टा कौन सा होता है। पहला तो सबको पता होता है, अगर मैं दूसरे सबसे बड़े डेल्टा की बात करता हूँ तो ये साथी गोदावरी नदी का डेल्टा का, क्या ये गोदावरी नदी का डेल्टा है। गोदावरी नदी का डेल्टा कौन सा है, ये दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। और पहला कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल में है साथियों, ठीक है। अब मैंने आपको डेल्टा के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। अब मैं बताता हूँ आपको एस्चुरी किसे कहते हैं। जो नदी बनाती है एस्चुरी कौन सी, ताप्ती और नर्मदा। जैसे कि मानो बहुत सारी नदियाँ हैं साथियों, क्या बहुत सारी नदियाँ आ रही हैं प्रवाहित होती हुई, बहुत सारी नदियाँ प्रवाहित होती हुई जा रही हैं। जब प्रवाहित होती हुई जाती हैं साथियों, जैसे जा रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, बढ़ती साथियों, अंत में आकर के एक बिंदु पर मिल जाती हैं और केवल एक ही धारा में प्रवाहित होती हैं। यानी कि इस तरीके से जब बहुत सारी नदियाँ आपस में मिल करके अंत में जब वो अपना पानी गिराती हैं तो केवल एक ही धारा के द्वारा अपना पानी गिरा देती हैं, उसे क्या कहते हैं, हम एस्चुरी कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। और डेल्टा क्या था साथियों, डेल्टा केवल एक नदी से स्टार्ट होता है और अंत में आकर के कई धाराओं में बढ़ करके नीचे गिर जाता है वो,
और एस्टुरी वो शुरुआत में कई धाराओं में आता है और अंत में आकर के एक धारा के द्वारा नीचे गिर जाता है जल प्रवाह उसका। अब साथियों मैंने आपको डेल्टा के बारे में इन्फॉर्मेशन दी, एस्टुरी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी साथियों। आगे देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न क्या है साथियों, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार इस प्रश्न को परीक्षा में पूछा गया है कि फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के में हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। यानी कि ये पूछ रहा है जो फूलों की घाटी है वो किस, जो हिमालयी क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है। अच्छा प्रश्न है साथियों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एक फेमस प्रश्न है और परीक्षाओं में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में क्या है, फूलों की घाटी है। द वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क इन ए लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया। अब बात करता हूँ कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों की, जैसे कि सिक्किम राज्य में कौन सा पाया जाता है, खांगचन, क्या खांगचन, खांगचन, खांगचन जनदंगा साथियों, बहुत लंबा नाम है लेकिन इम्पोर्टेंट है। ये सिक्किम राज्य में पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा पाया जाता है, नामदफा, कई बार पूछा जा चुका है, नामदफा और साथियों मोलिंग, कौन सा, मोलिंग। नामदफा और मोलिंग किस राज्य में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, एक इम्पोर्टेंट पिनवेली, कई बार पूछा गया है, पिनवेली किस राज्य में है, ये हिमाचल प्रदेश में है। अब साथियों ये तो आपकी फूलों की घाटी हुई, कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। यहीं आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए जो शांत घाटी है वो किस राज्य में है। शांत घाटी की बात करता हूँ, शांत घाटी कई बार पूछी गई है, शांत घाटी किस राज्य में है, तो साथियों हमेशा याद रखेंगे शांत घाटी केरल में है। क्या क्या, केरल में है। और इस केरल में ही कौन कौन से नेशनल पार्क हैं हमेशा याद रखेंगे, इराविकुलम नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क। और एक दूसरा है साथियों क्या, पेरियार नेशनल पार्क। कहने का मतलब है जो फूलों की घाटी वो कहाँ पर है, वो उत्तराखंड में है। और शांत घाटी कहाँ पर है, केरल में है। केरल राज्य में जो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, एराविकुलम नेशनल पार्क और पेरियार नेशनल पार्क। साथियों मैंने आपको इन प्रश्नों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और चैनल से जुड़ जाना। और अगर आप हिंदी को पढ़ना चाहते हैं डिटेल के साथ प्रश्नों के द्वारा तो मैं उसकी सीरीज़ भी स्टार्ट कर दूंगा। तो साथियों लगातार जुड़े रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी को लगातार जारी रखिए। और इसी प्रकार साथियों फिर मिलेंगे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।